प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रायगर, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। आज हम BA पार्ट फर्स्ट के प्रश्न पत्र प्रथम, जो राजनीति विज्ञान के मूल आधार है, उसमें आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। इस दृष्टिकोण के अध्ययन करने से पहले हम दो विद्वानों का कोटेशन के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें लासफेल और कैपलान हैं। उन्होंने ये बताया कि एक अनुभवी खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। अब हम इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषाओं की जब बात करते हैं तो हम पहले जो परंपरागत राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं थी, उसमें राजनीति विज्ञान को राज्य या सरकार का अध्ययन बताया गया था। लेकिन राजनीति विज्ञान के विषय के आधुनिक सिद्धांत इसको अपर्याप्त समझते हैं, अधूरा मानते हैं और ये कहते हैं कि ये परिभाषाएं पुराने दृष्टिकोण की प्रतीक हैं। इसमें शासन की रचना और उसके साथ कार्यप्रणाली के अध्ययन पर बल दिया जा रहा है। इससे राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल मात्र औपचारिक बनकर के रह गया है और साथ में ही उन राजनीतिक शक्तियों के समुचित अध्ययन का कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की प्रक्रिया को अपना प्रभाव डालती है। यानी सरकार किस प्रक्रिया से कार्य करती है, उसका प्रभाव ये परिभाषाएं डालती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में व्यापक परिवर्तन हुआ, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रथम युद्ध हुआ और दूसरे युद्ध हुआ और इस दूसरे युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान के प्रचलित परंपरागत सिद्धांत में परिवर्तन आया, असंतोष आया, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें नए नए आयामों का प्रयोग हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के बाद में राजनीति विज्ञान को चौराहे में खड़े राहगीर की तरह माना कि मुझे अब किस दिशा में जाना है। और इसको नई दिशा देने में मुख्य रूप से जो श्रेय जाता है वो अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों को जाता है। अमेरिका में राजनीति विज्ञान को नई दिशा देने की प्रेरणा के स्रोतों के कारण ये संभव हुआ और प्रथम प्रेरणा स्रोत शिकागो विश्वविद्यालय था, जिसके विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सम्मत बनाने का प्रयास किया, बिगुल बजाई और इस विश्वविद्यालय में न्यूतन राजनीति विज्ञान का नेतृत्व, जो लीडरशिप की, वो चार्ल्स मेरियम ने की और उसके नेतृत्व में राजनीति शास्त्रियों का एक समूह राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र एवं मानसशास्त्र जैसे समाज विज्ञानों के निकट या पास लाने का हर संभव वो प्रयास किए। उसका कारण भी था कि जो समाज के अन्य विषय हैं वो आगे बढ़ गए हैं और राजनीति विज्ञान पीछे हो गया है। अब इसको अन्य विषयों के साथ लाने के लिए या इसका विकास करने के लिए समाज के जो अन्य विषय हैं उनके साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि राजनीति विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता और व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्रीय पद्धतियों का प्रयोग किया जाए या उसमें हुआ हो। समकालीन राजनीति विज्ञान की प्रेरणा का जो दूसरा स्रोत है वो मनोविज्ञान को माना जाता है और इसमें प्रोफेसर नैंसिस लिकर्ट, कुर्ट लेविन और प्रोफेसर लजार्सफेल्ड के प्रयासों के परिणाम स्वरूप नवीन राजनीतिक शास्त्र में मनोविज्ञान की शोध तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा, रिसर्च मैथोलॉजी का प्रयोग होने लगा मनोविज्ञान के आधार पर। अब हम इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं तो परिभाषाओं में आधुनिक दृष्टिकोण से के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, जिसमें पहला है राजनीतिक शास्त्र मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, दूसरा है राजनीतिक शास्त्र शक्ति का अध्ययन है, तीसरी जो परिभाषा है राजनीतिक शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है और चौथा है राजनीतिक शास्त्र निर्णय
प्रक्रिया का अध्ययन है। अब हम पहली परिभाषा की बात करेंगे, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। इसमें अनुभववादी और व्यवहारवादी विद्वान राजनीतिक विज्ञान को मुख्य रूप से या मूल रूप से मनुष्य के राजनीतिक जीवन और उसकी क्रियाओं तथा उसके साथ संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक और अन्य पक्षों का अध्ययन करने का वाला विज्ञान मानते हैं। इसके संदर्भ में कैटलिन ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामूहिक या सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन कराता है। बर्ट्रैंड डी जूनिवेल ने उसने बताया कि हमारे ये विषय राजनीतिक संबंधों का अध्ययन कराता है, जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच स्वयं उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी आंदोलन के जो समर्थक हैं वो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कराता है। दूसरी जो परिभाषा है वो शक्ति का अध्ययन है। राजनीतिक शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। इसमें समकालीन राजनीतिक शास्त्रियों में से कुछ विद्वान शक्ति को राजनीतिक शास्त्र की केंद्रीय परिकल्पना मानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम मानते हैं जैसे लार्सेल है, मैरियम है, मैक्स वेबर है, बर्ट्रैंड रसेल है, मार्गेंतो है आदि इसको शक्ति का विज्ञान मानते हैं। या यूं कहें कि शक्ति की ऐसी एक बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान को सभी विभागों के एक सूत्र में पिरोती है। कैटलिन के अनुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। या यूं कहें कि दूसरे शब्दों में राजनीतिक शास्त्र का संबंध नियंत्रण समाज में से होने वाले कार्यों से है। उन कार्यों पर विचार करते हैं तो जो नियंत्रण में संपादित होते हैं उनकी इच्छाओं एवं संरचनाओं से निकलते हैं, जो कि इच्छाओं के नियंत्रण संबंध के फलस्वरूप होती हैं। और इसी के प्रसंग में लार्सेल कहता है कि शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण साथ साथ में उसका प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन है। इस प्रकार से हम शक्ति की धारणा में विश्वास रखने वाले विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान का जो मुख्य विषय है वो समाज में शक्ति, उसका स्वरूप, आधार क्षेत्र और परिणाम है। इसके साथ हम राजनीतिक शास्त्र को राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन मानते हैं। इसमें ये बताया गया कि राजनीतिक शास्त्र में पद्धति तथा व्यवस्था का प्रयोग उसके परिवर्तित क्षेत्र का परिचायक है। राजनीतिक शास्त्र में पद्धति सिद्धांत का प्रयोग अनुभववादी दृष्टिकोण के पूरक के रूप में हुआ है। पद्धति के सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार राजनीतिक शास्त्र संपूर्ण समाज या सामाजिक पद्धति का एक अभिन्न अंग है और स्वयं समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं का बोध कराता है। इसलिए मनुष्य के बीच संबंधों में व्यक्ति और उसके विभिन्न व्यवहारों, जिन्होंने राजनीतिक व्यवहार कहा, वे समुच्चय विभिन्न प्रक्रियाओं के कुलकों के रूप में देखा जा सकता है। और इस प्रकार ये व्यवस्था सिद्धांत के समर्थक राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में राज्य और इसके साथ साथ सरकार तथा संविधान और कानून के बदलते निम्नलिखित विषयों के अध्ययन पर वो बल देते हैं, जो निम्न प्रकार हैं: समाज एवं राजनीतिक प्रक्रिया। दूसरा जो इस तत्व है वो प्रक्रिया को प्रकट करने वाले संरचनाओं का अंतःसंबंध। और तीसरा है मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार आदि। राजनीतिक शास्त्र में पद्धति सिद्धांत के समर्थकों में आमंड, इसके साथ साथ ईस्टन और एप्टर के नाम उल्लेखनीय अग्रणीय हैं। और इस दृष्टिकोण में से सामाजिक शास्त्र का अध्ययन समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि में भी लेने लगा है, उसके रूप में भी इसको जाना गया है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। कुछ विद्वान राजनीतिक शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का तथा निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन में निर्णय निर्माण और निर्णय प्रक्रिया के अध्ययन कराने वाला विज्ञान बतलाते हैं। निर्णय निर्माण मानव जीवन का एक सार तत्व है और राजनीतिक निर्णय निर्माण हमारी संपूर्ण निर्णय प्रक्रिया का एक भाग है। यदि राजनीतिक शास्त्र सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है, तो राजनीतिक शास्त्र को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान भी कहा जा सकता है। कुछ वर्षों में राजनीतिक शास्त्र में निर्णय निर्माण का सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, प्रचलित हुआ है, जिसका मुख्य जो कारण रहा है वो राजनीतिक क्रियाकलापों में निर्णय निर्माण का प्रभाव बढ़ा है।
अनेक समकालीन विचारक राजनीति विज्ञान के नीति संबंधी पक्ष का पर भी अधिक बल देते हैं। कुछ वर्षों में से राजनीति विज्ञान नीति निर्धारण की प्रक्रिया पर विशेष बल देने लगा है, और लास्ट में हम निष्कर्ष पे ये कह सकते हैं कि इस प्रकार राजनीति विज्ञान की एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। अधिकांश समकालीन राजनीति विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में हमें राजनीतिक संगठन या इसके अतिरिक्त राजनीतिक प्रक्रियाओं और उसके परिणामों का समुचित अध्ययन करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप की, क्षेत्र की। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र या स्कोप क्या है आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार? तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार हम बात करते हैं तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। निश्चित रूप से एक नया दृष्टिकोण आना भी चाहिए, क्योंकि 2 युद्ध हो गए थे। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं, और राज्य का मुख्य दायित्व है वह है उसमें रह रहे व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करे। पर युद्ध हुए, और जिसके परिणाम स्वरूप परंपरागत राजनीति विज्ञान के ज्ञान में असंतोष पैदा हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। वह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। जैसे इस नई प्रवृत्ति का प्रारंभ अरस्तु के समय वैसे हो चुका था। 2000 वर्ष पहले बहुत अधिक संख्या में संविधान से संबंधित सूचनाएं संग्रहित की थी अरस्तु ने, और विभिन्न प्रकार के सरकारों के कार्य और उनका विस्तार से वर्णन किया था। इसके संबंध में चार्ल्स साइमन ये कहते हैं कि राजनीतिक शास्त्र का क्षेत्र अब इतना व्यापक और बड़ा हो गया है, जिसमें संस्थापक, संगठन और निर्णय निर्माण और क्रियाशील की प्रक्रिया और नियंत्रण की राजनीति, इसके साथ साथ नीतियों और कार्यों की विधिबद्ध प्रशासन के मानवीय वातावरण को भी इसमें रखा गया है। आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ राजनीति विज्ञान आधुनिक राजनीतिक शास्त्र में प्रारंभ और अंत राज्य में नहीं होता है, क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार जो बताया गया था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ, और गार्नर के अनुसार राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, परंतु आधुनिक दृष्टिकोण में ऐसा नहीं है। वह राज्य की सीमाओं को न तो स्वीकार करता है और न ही राजनीतिक समस्याओं का अध्ययन वर्णनात्मक या यूं कहें संस्थानिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक, उपदेशात्मक पद्धतियों के माध्यम से करना चाहते हैं। आधुनिक राजनीतिक शास्त्रों के अनुसार इसके प्रतिपाद्य विषय हैं, मान्य विषय हैं, वह है राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत, विचारवाद, विचारधारा, मूल्य, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य, सांख्यिकी, सर्वेक्षण आदि आधुनिक दृष्टिकोण के विषय हैं। इनका अध्ययन किया जाना चाहिए, न कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ अंत राज्य के साथ होता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा की गई है, इसको बनाया गया है कि जिसमें राज्य कोई नहीं वरना समाज को भी इसमें शामिल किया गया है, और ये समाजपरक दृष्टिकोण है। और साथ में जिसकी मान्यता यह है कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भों में ही उचित रूप से समझा जा सकता है। अतः इसको राजनीतिक अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहा गया है। अब हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताओं की। तो हम बात करते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी जगत के जो राजनीति विज्ञान के धारणा थी उसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और वो परिवर्तन मुख्य रूप से हम शिकागो विश्वविद्यालय के डीन रहा करते थे। उन्होंने एक 1925 में किताब लिखी, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें ये संकेत दिया था कि राजनीति के अध्येता को एक नए मार्ग का अवलंबन करना पड़ेगा, एक नया रास्ता अपनाना पड़ेगा। राजनीतिक सिद्धांत ऐसी शक्तियों के संपर्क में आ गया है जिसकी प्रक्रिया मूल रूप से संशोधित करनी होगी। मैरियम की पुस्तक जो प्रकाशित हुई 1925 में, इसके बाद में 2 दशकों तक इसमें कोई परिवर्तन, कोई किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई। और उसका उदाहरण के स्वरूप जॉर्ज सेबाइन के एक प्रसिद्ध लेख 1939 में प्रकाशित हुआ, उसका नाम था व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। ये कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी ही नहीं है, और इसके साथ ही नवीन प्रवृत्ति, नए दृष्टिकोण की उपेक्षा रखी गई। परंतु 2 दशक के बाद में एक आश्चर्यजनक, यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद में एक आश्चर्यजनक प्रगति हुई, और वो प्रगति में एक नए अवधारणाएं, नए दृष्टिकोण का प्रारंभ हुआ, जो अनेक विद्वान प्राचीन परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में आसक्त थे। निस्संदेह ही वो
हम सभी उनकी स्थिति को नहीं लौट सके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो स्थिति थी। और इसके साथ में ऐसा माना जाता है कि 1905 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना हुई और उसके साथ ही राजनीतिक संस्थाओं के संबंध में तथ्यों के संग्रहण यानी तथ्यों को इकट्ठा करना और संयोजन करना और उसके साथ साथ वर्गीकरण को दी जाने वाली प्रेरणा का परिणाम राजनीति शास्त्र के संदर्भ में विशेष रूप से नया जो चरण है उसमें प्रवेश किया, ऐसा माना गया है, ऐसा माना जा रहा है। नए राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ अमेरिका में हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस विचार से हम ये प्रभाव भी दिखाया गया। और इसके साथ साथ में इसमें बताया गया कि इंग्लैंड के जो लावेल हैं उन्होंने वॉल्टर वेजहार्ट की द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन की पुस्तक का पर उदाहरण दिया और बताया गया कि 1865-66 में ये पुस्तक लिखी गई और इसमें इंग्लैंड की राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ा। और उसमें ये बताया गया कि राजनीतिक संस्थाओं के घोषित उद्देश्य चाहे जो भी कुछ हों, उनके पीछे अदृश्य राजनीतिक प्रक्रिया काम करती है। वास्तव में वही प्रक्रिया राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बनाए रखने में योगदान देती है। वेजहार्ट ने अपनी रचनाओं में इंग्लैंड के विभिन्न सामाजिक वर्गों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया। लावेल ने 1913 में मानव के राजनीतिक व्यवहार को समझाने के लिए आधुनिक मनोविज्ञान की जानकारी पर बल दिया। परंतु हम ये भी देखते हैं कि अंग्रेज लेखक ग्राम वालस ने 1908 में एक किताब लिखी, उसका नाम था ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। ये पुस्तक इसी दृष्टिकोण को अधिक रूप से विस्तार से समझाया गया और इसकी रचनाओं में ग्राम वाल्स ने राजनीतिक व्यवहार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आधार पर बहुत अधिक जोर दिया। अब इसकी मुख्य प्रवृत्तियों की जब हम बात करते हैं तो मुख्य प्रवृत्तियों में अध्ययन मुक्तता इसकी मुख्य प्रवृत्ति है, विशेषता है, जिसमें यह बताया गया कि राजवैज्ञानिक अब परंपराएं सीमाएं छोड़ करके अध्ययन करते हैं और राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहां उपलब्ध होती हैं हो, चाहे वे सामाजिक या अर्थशास्त्र या धर्म विरोधी हो अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व से संबंधित हों, अब राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के बिंदु बन गए हैं। इस प्रकार से यहाँ की व्यक्तिक और सामूहिक स्तर पर बचपन, युवावस्था आदि विकसित और राजनीतिक प्रवृत्तियों को भी सर्वेक्षण और शोध का विषय बना लिया गया। दूसरा है वैज्ञानिकता। आधुनिक राजनीतिक शास्त्री अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। वे राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कस करके उनकी जांच करते हैं। साथ में मूल्य विहीन की बात आती है विशेषताओं में। आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्राय मूल्य विहीन कह करके पुकारा जाता है, क्योंकि इसका प्रयास ये होता है कि एक वैज्ञानिक एवं सटीक विषय निर्माण करना है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषण में मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व आदि को कोई स्थान नहीं देता है। वह अपनी घटना और तथ्यों को अध्ययन करने का विषय बनाता है, जिसे या तो देखा गया है या भविष्य में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से ये रही हैं। इसके साथ साथ उसकी अगली विशेषता है आदर्शवादी अध्ययनों की अपेक्षा यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययन पर वो बल देते हैं। राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन सामान्यतः ऐतिहासिक, विधिगत, संस्थागत संरचना तक सीमित रहे हैं और पूरा का पूरा पुरातन अध्ययन, परंपरागत अध्ययन आदर्शात्मक उपदेशात्मक स्थिति के साथ हुआ है और बहुत अधिक सीमा तक वह केवल सैद्धांतिक समस्याओं को सुलझाने में लगाया है। जो नया राजनीतिक शास्त्रियों का जो समूह है वो उनका ये विश्वास था कि राजनीतिक अध्ययन का व्यवहारिक राजनीति से सीधा संबंध होना चाहिए। वे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीति विज्ञान के विषय में कुछ विद्वानों को ये सत्य समझा लिया कि आदर्श की तुलना में यथार्थ पर अधिक महत्व है या अधिक बल दिया गया है। अब हम बात करते हैं अनुभवात्मकता और व्यवहारवाद का बोलबाला। आधुनिक राजनीति विज्ञान के यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया गया और परंपरागत राजनीतिक शास्त्र राजनीति से दूर भागता जा रहा है। तो इसमें व्यवहारवादी राजनीति को दर्शन, इतिहास और कानून के रूप में नहीं बल्कि राजनीति विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले प्रयत्न, जैसे व्यवहारवादियों के अनुसार हम मानते हैं कि राजनीति विज्ञान अब दर्शन, कानून और इतिहास पर निर्भर था। व्यवहारवादी प्राश्रय से मुक्ति का संदेश है और राजनीति विज्ञान का राजनीतिकरण है। दूसरा, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार यह अध्ययन का केंद्र बिंदु संस्था है।
व्यवहारवादी व्यक्ति समूह और व्यक्ति व्यवहार पर बल देता है। इसके साथ ही हम बात करें परंपरावादी, जो संस्थाओं के ऐतिहासिक या कानूनी या पक्ष के रूप में आदर्श के रूप में अध्ययन करती है, जबकि व्यवहारवादी राजनीतिक गति और राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन को महत्व देती है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं पद्धति एवं मूल्य सापेक्षता की बात करते हैं। तो व्यवहारवादी क्रांति प्राकृतिक विज्ञान से प्रेरणा लेकर राजनीतिक विज्ञान में द्वितीय महायुद्ध के पश्चात आई। उस समय के विभिन्न समाज विज्ञानों के साथ साथ प्राकृतिक विज्ञानों से राजनीतिक विज्ञान ने स्वयं को राजनीतिक विज्ञान का विज्ञान बनाने के अनेक शोध पद्धतियों को ग्रहण कर लिया और अब एक पद्धति विज्ञान का विकास हो चुका है और इसका अनुशासन के साथ घनिष्ठ संबंध भी स्थापित हो गया है। अब हम बात करते हैं अगली जो विशेषता है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध, जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग द्वारा राजनीतिक विज्ञानी के जो साधारणीकरणों या व्याख्याओं और सिद्धांतों के निर्माण में लगे हैं। अब सैद्धांतिक निर्माण कठोर शोध प्रक्रिया पर आधारित है। शोध एवं सिद्धांत एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। शोध का निर्माण की प्रक्रिया अब शोधान्मुखी है और आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों का एकमात्र उद्देश्य राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों यानी मॉडल्स को विकसित करना है। अगली जो विशेषता है वो अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की है। 20वीं सदी में ज्ञान के विज्ञान की एक प्रवृत्ति अंतर अनुशासनात्मक रही है और इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विज्ञान में भी अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाया गया है, जिसमें कुछ लेखकों ने अधिक से अधिक उन उपकरणों का इस्तेमाल किया है जिन्हें समाज विज्ञान और मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और मानव विज्ञान और यहाँ तक कि जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों को से भी उधार लिया गया है, जिसका परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक विज्ञान में ऐसे बहुत कुछ आ चुका है जिसके राजनीतिक समाज विज्ञान और राजनीतिक मनोविज्ञान जैसा प्रतीत होता है। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की, अनुशासन की स्वतंत्रता एवं विकास के प्रति जागरूकता। राजनीतिक विज्ञान इस तथ्य से भली भांति अवगत है उनकी विषयगत संस्थाओं, प्रवृत्तियां आदि का अध्ययन अन्य समाजशास्त्रियों जो निशंक होकर के उनके इस विषय को प्रायोगिक स्तर मात्र प्रदान करती है। इसी कारण डेविड ईस्टन, डेहल, कैटलिन जैसे उच्च कोटि के राजविज्ञानों ने अपनी समझ शक्ति का विषय एक स्वायत्त अनुभव के रूप में प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है। अब हम बात करते हैं एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान अपने आप को समाज विज्ञानों की कड़ी के रूप में विकसित करना चाहता है, जिससे कि विभिन्न विषयों की महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सके। राजविज्ञानों में अरस्तु है, न्यूटन है, डार्विन है आदि के रूप में कार्य करने की भावना पाई है। इसके लिए वे अपने आप को विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना चाहते हैं। वे अनुशासन में स्वच्छता लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सामान्यतः व्यवस्था सिद्धांत और व्यवस्था उपागम को ग्रहण किया है। नियंत्रण और नियमन से संबंधित होने वाले राजनीति की मौलिकता स्वतः ही प्रमाणित है। अगली जो विशेषता है वो व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन और समाधान की है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति के मध्य ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनकर पूरी तरह से राजनीतिक विज्ञान बन जाएगा और पुस्तकों में बंद हो जाएगा, किंतु उत्तर व्यवहारवादी युग ने अपने आप को मूल्यों, नीतियों और समस्याओं से संबद्ध रखा। वे अपने निष्कर्षों का लाभ न केवल शैक्षिक जगत को देना चाहते हैं, अपितु उन्हें लेकर के राजनीतिक विज्ञान, नीति निर्माण और अन्य नागरिकों के पास पहुंचाना चाहते हैं। अब वे विभिन्न रूपों में संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य और अन्य पश्चिमी देशों, उत्तरदायी प्रशासन और साथ साथ में राजनीतिक पदों पर कार्य करने लगे हैं। वे सामूहिक रूप से वर्तमान विषय की राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने की सक्रियता में जुटे हैं और इस अनेक समस्याओं में से कुछ परमाणु युद्ध की संभावना, मानव मूल्यों की रक्षा, व्यक्ति स्वतंत्र, पिछड़े हुए देशों का विकास, राष्ट्रवाद आदि से संबंध रखती है। धन्यवाद।